चेयरपर्सन साहबा, मैंने उस दिन टाइम मांगा था क्योंकि आप उसी वक्त अपने जो भी इजहार है वो कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन मुझे टाइम मिला नहीं। मैं मजहबी अमूर की स्टैंडिंग कमेटी में हूँ 2019 से। खैर फिर कोविड में हज नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे जो एक वो कह रहे हैं ना कि एक अलमनाक हादसा हुआ जिसमें हमारे वज़ीर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब को शहादत नसीब हुई, और वो उनके साथ मतलब ये तकरीबन हम लोग 1-1.5 साल से साथ मतलब रेगुलर मीटिंग्स वगैरह हो रही थी। तो जो 2022 का हज था वो इतनी जान फिशानी और मेहनत से उन्होंने उसमें काम किया था। हालांकि बहुत कम टाइम था, अप्रैल मई में शायद उन्होंने वजारत अप्रैल में संभाली थी और टाइम फिर हज का बहुत रह गया था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किया और वहाँ पर जाकर उन्होंने जिस तरीके से ऑन ग्राउंड काम किया और जो सारे मामलात देखे वो काबिल तहसीन थे। और अभी भी जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे थे इस 2023 के हज के लिए कि उन्होंने उन सारे माफियाज को जवाब दे दिया था जो वहाँ पर जाकर सारा वो बोझ कौमी ख़जाने और हाजियों और इन सब पे वो करते हैं, वो उसकी मेहनत कर रहे थे। दुख मुझे ये हुआ कि उनकी शायद शहादत को 10 या 15 दिन गुजरे हैं। 15 दिन में जो अभी वजीर साहब बने उन्होंने तो सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया, हालांकि सेम पार्टी है। हम किसी की खूबियों को या उनकी चीज़ों को क्यों कबूल नहीं करते, हम क्रेडिट क्यों नहीं देते? अगर वो इस चीज़ का क्रेडिट देते मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम को कि भाई वो इतना अच्छा सब कुछ करके गए हैं, मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे चलता हुआ इसको आगे लेकर चलूँगा। मगर यहाँ तो माफ़ कर दीजिएगा, एक खुद नुमाई चल रही थी। आप पे नहीं लेते, उससे मेरा ये गरीब आवाम का क्या ताल्लुक? इससे अच्छा तो पे ले लें, बांट दें गरीबों में। वो टिकट नहीं लेते, वो गाड़ी नहीं लेते, वो पेट्रोल नहीं लेते, उससे मेरे ख्याल में किसी का कुछ नहीं जाए। बात काम की थी, मतलब माशाल्लाह उनके पास मतलब इतना कि वो आते ही ईद की छुट्टियों के बाद 8 दिन में सारा क्रेडिट वो खुद ले गए कि उन्होंने 8 दिन में होटल भी कर लिए, उन्होंने 8 दिन में सब बात भी कर ली, उन्होंने खाने का बंदोबस्त भी कर लिया। तो ये नहीं होना चाहिए। जो यहाँ से इस जो हमारे मुफ्ती साहब थे, ये क्रेडिट उनका बनता है कि वो इतनी मेहनत से ये काम करके गए थे, मैं उस चीज़ को आगे लेके चलूँगा। तो जब तक हम यहाँ पर बैठे हुए एक दूसरे की हौसला अफजाई या हिम्मत नहीं बढ़ाएंगे तो फिर जो बाहर बैठे हुए वो यही कहेंगे कि बेतौकीर हैं हम। और अभी तो एक और लफ्ज़ भी सुनने को मिला था कि इन पार्लियामेंट में बैठे लोगों की क्या औकात है। ये बड़ा व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है कि कल एक सहाफ़ी उसमें उन्होंने बोला कि ये पार्लियामेंटेरियों की इनकी कोई औकात नहीं है। तो एक दूसरे को मजबूत करें और जो उनकी मेहनत है मेरे ख्याल में कि वो उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि वो जो काम करके गए हैं 15 दिन में तो ये नहीं करके जा सकते ना, उन्होंने ये काम किए तो उनको ये खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और बस मेरा यही था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए मेरा उस दिन बहुत दिल दुखा था, बट ये कि टाइम नहीं था और मुझे स्पीकर साहब ने टाइम नहीं दिया, वरना मैं उसी वक्त, अभी वो नहीं बैठे हुए तो ज़्यादा बात नहीं कर रही, लेकिन मैं उस वक्त उनको उसी वक्त जवाब देती। और मेरी दूसरी एक वो भी छोटा सा, ये कादिर मंदू-खेल साहब की कमेटी के हवाले से, जब ये यहाँ पर पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लियामान ने एक कमेटी बनाई है और जिस वक्त ये हुकूमत अपोजिशन में बैठी हुई थी तो इन्होंने वो जब एहतजाज चलते थे ये लोग उनसे वादे करके आए थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कल एक हुकूमती वजीर कह रही है कि ये कमेटी जाली है। आज उन्होंने एक कमेटी को बोला तो कल वो फिर बाकी कमेटियों की भी वो कर देंगी कि इस कमेटी की कौन सी अहमियत है। तो जब यहाँ पर कमेटी बन गई एक रूल के तहत तो काबीना से ऊपर 4 बंदे मुसल्लत करने की कौन सी जरूरत थी कि ये सिविल एविएशन वाले, रेडियो पाकिस्तान वाले, एजुकेशन वाले जिस वजीर को बोले, अगर PIA की बात करें तो वो ख्वाजा रफीक साहब से तो बात करते हुए भी वो बंदा थोड़ा सोच समझ के बात करे कि आगे से जवाब क्या आएगा। ना वो रेलवे के बताने को अपना वो समझते हैं, ना PIA की बात करो तो वो पढ़ जाते हैं। वजीर तालीम है तो वो तलीम हो गई है, मतलब किससे बात करें। तो ये भी एक वो है कि प्लीज़ आप जैसे अभी किश्वर ज़हरा साहबा ने बात की तो इस कमेटी को कर दें, इसलिए कि वो जो बेचारे बेरोज़गार हुए और जो इन लोगों ने वादे किए थे उस वादों को पूरा कर दें। अब वो किताबी बातों पे ना जाएं कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। ये शायरों ने कहा है, यहाँ पर ये इसका इतलाक ना ही करें, ये हुकूमती अरकान तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी शुक्रिया जी।
मोहतरमा नुज़रत पठान साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह अच्छी लग रही हैं बहुत आप, और काश ये मुस्तकिल ही चीज़ें होनी लगे कि ख़वातीन स्पीकर्स बने, डिप्टी स्पीकर्स बने, क्योंकि उनसे माहौल बड़ा अच्छा रहता है और ज़रा डिसिप्लिन भी रहता है। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि जब मर्द हज़रात बैठते हैं तो तब माहौल अनडिसिप्लिन होता है। ख़वातीन का एक रोब दबदबा है और अल्लाह ने उनको अच्छी मैनेजमेंट के लिए पैदा किया है। मेरे ख्याल में अबू बकर साहब ने जो बात कही थी शाह अल्लाह दिता वाली, मैं इसमें एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक इंक्लूड करना चाहूँगी कि मैं गई थी अपने वहाँ इमाम बारगाह है, वहाँ पे विज़िट करने के लिए, ऐसी हाज़िरी के लिए। तो मैंने देखा कि शाह अल्लाह दिता के अंदर बहुत सी घर बन रहे थे। बहुत, किसी दौर में वो 6 लाख का था, अभी वो 25 लाख का हो गया, अभी पूछा तो 50 लाख का हो रहा है वहाँ पे। क्योंकि मैं क्लाइमेट स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर भी हूँ, तो मैंने देखा कि पूरा जंगल, हाँ चेयरमैन बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मेंबर बनकर चेयरमैन बनी ना, तो मैंने ये देखा चेयरपर्सन साहबा के जितना वहाँ पे जंगल था वो सारा काट दिया गया है। वहाँ को सारे जंगल को काट कर उनको फर्श बना दिया गया है और वहाँ पे वहाँ पर हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है इस्लामाबाद के साथ। मैं जब 85 में बीबी के 86 में बीबी के साथ यहाँ आई थी तो ये इस्लामाबाद कुछ और था, अब इस्लामाबाद कुछ और है। इस्लामाबाद के ऊपर आप किस चीज़ का प्रेशर लगाना चाहते हैं कि यहाँ पे बंदा चलने के काबिल नहीं है। शाम के टाइम पर 5 बजे आप देखेंगे कि पूरा इलाका इस्लामाबाद, आपकी गाड़ी चलने के लिए आपको जगह नहीं मिल रही। मैंने सीडीए के चेयरमैन से कहा था कि आप इतने लोगों को एनओसी दे रहे हैं यहाँ पर, तो आप उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर में ये भी देखें क्या इतने रोड हैं यहाँ पर जो इस्लामाबाद के इतनी हज़ारों की तादाद में फ्लैट्स में जो लोग आके बैठेंगे उनको बैठने की कोई जगह मिलेगी, उनको रास्ते में चलने के लिए कोई पाथ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए आप कम से कम हमारी आवाज़ वहाँ उन ऐवानों तक भी पहुँचा दें जहाँ इनको एनओसी दी जाती है। और दूसरी बात मैं ये करना चाह रही थी कि हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा आज गोवा के लिए रवाना हुए। वहाँ पे शंघाई ताउन तंजीम की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें वस्त एशिया की डेवलपमेंट और उनके ऊपर होगी, पेट्रोल पर, गैस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत से अजीब बातें जो एक सिंगल मुल्क नहीं हल कर सकता, उस तंजीम के ताउन से वो मसाइल हल होंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ना अहल किस्म के लोग जिन्हें असेंबलियों ने नाअहल कर दिया, जिन्होंने असेंबलियों की अहमियत ही नहीं दी, जो वो कहते थे कि यहाँ हम असेंबली में आना नहीं चाहते, वो लोग बग़ैर किसी सोचे समझे हमारे इस वज़ीर ख़ारजा के जाने के ऊपर जो बेतुकी तनकीद कर रहे हैं, अजीब किस्म के लैंग्वेज इस्तेमाल, सुबह से शुरू हो गए। उनको शायद सारी रात नींद नहीं आई। तो हम चाहते हैं कि इस पार्लियामेंट के ताउन से हम अपने वज़ीर ख़ारजा को ये ताकत देना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए, पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए वहाँ शंघाई ताउन तंजीम के साथ जो कुछ भी हो सकता है वो आपने करना है। हम सुप्रीम अपना पार्लियामेंट आपके पीछे खड़ी हुई है और जो लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं उनके मुंह पे आप अच्छे मुआहदे करके आएँ तो उनके चेहरे पे थप्पड़ लगेगी। दूसरी बात यह है कि अगले साल जो गुज़िश्ता साल गुजर गया था उसमें 8 शवाल को मैंने एक बड़ी अहम बात की थी, उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है कि मैंने 8 शवाल को कहा था कि मोहतरमा फातिमा बिनते मोहम्मद बीबी सैयदा फातिमा ज़ोहरा के जो शहादत के बाद उनका जो मकबरा बना था जिसमें 4 इमाम मदफून थे, हज़रत हमज़ा का अलैहिस्सलाम का जो जंग अहद में शहीद हो गए थे, उनका मकबरा बना हुआ था जिन्हें 1925 में जो है मिसमार किया गया था। अभी मैंने सुना है कि ईरान और सऊदी अरब का आपस में दोस्ती हो रही है और उन्होंने शायद ये बात भी जो हमारी यहाँ से निकली थी, चारों सूबाई असेंबलियों ने ये बात पास की थी, तो वहाँ पे मज़ारात की तामीर के लिए कोई रास्ता निकल आया है।
तो मैं शुक्रगुजार हूँ ईरानी हुकूमत की भी, और अगर सऊदी हुकूमत इसमें तावन कर रही है तो हम सारे जो पाकिस्तानी आले मोहम्मद से मोहब्बत करने वाले हैं वो भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर ये बन जाए मज़ारात तो मैं समझती हूँ कि दुनिया के में से बहुत से अज़ाबात ख़त्म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जी। मोहतरम खुर्शीद जुनेजो साहब। मैडम चेयरमैन, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करना चाहता हूँ कि आज कल जो हमारे काफ़ी स्पीचेस हो रहे हैं, जिस मसले पे जो है यहाँ पर काफ़ी डिस्कशन भी हो रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हो रही है। और मेरा एक रिक्वेस्ट भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना वो तकरीबन 3 बने। 1956 में बना, 62 में बना, 73 में बना, और जब पाकिस्तान बना तो तकरीबन 56 तक जो है इंडियन एक्ट के तहत जो है पाकिस्तान को चलाया गया, और जो दूसरे 2 बने उनको ब्यूरोक्रेसी ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। पर 1973 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इस पार्लियामेंट ने अक्सरियत राय से पास किया। मगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो हम लोग जो पार्लियामेंटेरियंस यहाँ बैठे हुए हैं, या 22 करोड़ की जो आबादी है, कितने लोग उसको पढ़ते हैं, कितने लोग उसको जानते हैं? मैं समझता हूं कि शायद 1% या 2%। तो मेरा ये ख्याल है इसको तालीमी दरसगाह में कॉन्स्टिट्यूशन को जो है एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाए और इसको वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाए सिलेबस में और करिकुलम में। ये बहुत से मुल्कों में एज ए करिकुलम के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाया जाता है। एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी जो है इसको तय करे कि उसमें कौन से चैप्टर्स सिलेबस में रखे जाएं, जिसमें जो है टेक्स्ट बुक बोर्ड का चेयरमैन हो, मिनिस्टर हो एजुकेशन का, सेक्रेटरी हो एजुकेशन का, और करिकुलम का जो सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, उसको प्लस 1-2 बैरिस्टर्स जो हैं उनको रखा जाए कि वो एक कमेटी जो है पूरी जो है इसको इंट्रोड्यूस कराए। पाकिस्तान जिस मुश्किलात से बना और इसको सियासतदानों ने बनाया, अगर जितने भी ममालिक बने हैं उसमें इंसर्जेंसीज या गोरिल्ला वॉरफेयर के तहत बनाए, मगर पाकिस्तान इसको सियासतदानों ने बनाया। और जब बनाया उस वक्त एक इमेज दिया गया 1940s के रेजोल्यूशन में कि ये स्टेट सेक्युलर स्टेट होगी और पावर्स डेलीगेटेड किए जाएंगे प्रोविंसेस को। मगर जब पाकिस्तान बना 1947 में तो इसका महवर चेंज हो गया और हम लोग पार्लियामेंट सिस्टम शुरू हुआ। कभी हम लोग पार्लियामेंट सिस्टम पे जाते हैं और कभी हम लोग जो है सदारती निज़ाम की तरफ जाते हैं। हमारी सोच क्लियर नहीं है, हमारा क्लियरिटी नहीं है किसी भी चीज़ पे, हमारी सियासत में क्लियरिटी नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरिटी नहीं आ रही है। कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है मगर कभी हम लोग जो है सदारती निज़ाम की तरफ चले जाते हैं, कभी पार्लियामेंट्री निज़ाम की तरफ जाते हैं, और इस वजह से ये इंक्रोचमेंट होता जा रहा है। और वो इंक्रोचमेंट इतना बढ़ता जा रहा है जिससे पाकिस्तान को
नुकसान पहुंच रहा है। इस वक्त जो हमारे हमसाया बिल्डिंग के बैठे हुए हैं और उन्होंने जिस तरीके से अपने दायरे से बाहर निकल के इंक्रोचमेंट की है, उसी की वजह से जो है आज यहां पर डिस्कशन हो रही है। अगर हम पीछे चले जाए तो जस्टिस नसीम, उसने अपनी वीडियो में ये कहा कि मैंने भुट्टो साहब को इसलिए फांसी दी कि मैं अपनी नौकरी को बचाना चाहता था। एक और आया इफ्तिखार चौधरी साहब, वो सियासत में चला गया। तीसरा आया, उसने पैसे जमा शुरू कर दिए और उसकी भी वीडियो वायरल होती जा रही है। वही है कि हम लोगों को बहुत क्लियरिटी चाहिए। अब क्लियरिटी जो है वो कैसे हो? मैं समझता हूं कि सबों को मिलजुल के हमारे जो पावरफुल जो स्टेक होल्डर्स है उनको बैठना चाहिए कि भाई पाकिस्तान को किस समत पे लेके जाएं। हम कितनी भी बातें करें इस हॉल के अंदर, हम कितने भी अपने जो है खदशात पैदा करें, मगर जब तक हम लोग सही समत पे नहीं चलेंगे हम पाकिस्तान को आगे नहीं लेके चल सकते। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें इतने नेचुरल रिसोर्सेस है शायद ही किसी कंट्रीज में हो, मगर हम लोग उन नेचुरल रिसोर्सेस को यूज नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद हमारा अपना वजूद खतरे में होता जा रहा है। इस वक्त आप खुद महसूस करें कि जो ममालिक हमसे पीछे थे वो आगे निकलते जा रहे हैं और हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। वो इसलिए कि अमूमन इन जजेस को या एस्टेब्लिशमेंट को अगर समरी मूव होती है तो वो पार्लियामेंट से होती है, प्राइम मिनिस्टर से होती है। प्राइम मिनिस्टर वो होता है जो सबों से वोट लेके यहाँ पर आता है और फिर पार्लियामेंट से वोट लेता है एमएनए से और फिर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके बैठता है और समरी सबों की वो मूव करता है। मगर देखा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट और ये जो हमारे नजदीक बैठे हुए हैं, ये दोनों मिलके प्राइम मिनिस्टर को हटा देते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर जो वोटों से जीत के आया है वो उसको हटा देते हैं। अब ये वो चीजें हैं जिससे हम लोग इस वक्त भी आईएमएफ में फंसे हुए हैं, पैसों में फंसे हुए हैं, हम लोग आगे चल नहीं पा रहे हैं। और वही है कि हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन और दायरे के अंदर काम करना चाहिए। और दायरा वही मैंने आपको यही कहा, पहले भी कहा कि हमें उस पर बहुत ही सोच समझ के इस पे डिबेट होनी चाहिए और हमें इस मुल्क को सीधे रास्ते पे लेके चलना चाहिए। मैं आपका और सबों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे सुना। थैंक यू जी, शुक्रिया मोहतरम। आपने एक बहुत अहम नुक्ते की जानिब जो है तवज्जो दिलाई है और अंडर रूल 199 एजुकेशन कमेटी को ये मामला जो है, ये मैटर जो है रेफर किया जाता है ताकि आइन को सिलेबस का हिस्सा बनाया जा सके। जी, इनका माइक खोलिए। मैडम चेयरमैन, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये बहुत ही अहम चीज़ को आपने पिक किया और इसको आपने रेफ़र किया है अपने स्टैंडिंग कमेटी को कि इसको सिलेबस में दाखिल किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मोहतरम खेसुमलदा साहब। शुक्रिया चेयरमैन साहिबा।